बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, 29 मई 2024 के करंट अफेयर्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें मुख्तलिफ करंट अफेयर्स हैं, पूरी दुनिया के और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों इसमें शामिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है वो ये है कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया है। 28 मई के दिन इन तीनों ममालिक ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया है और इन्होंने ये कहा है कि जो मिडल ईस्ट में 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। एक इसराइल की रियासत होनी चाहिए और एक फ़लस्तीन की रियासत होनी चाहिए। फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों में और ख़ास तौर पे रमल्ला जो है उसमें ये झंडे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर लहराए जा रहे हैं, जिसमें फ़लस्तीन का झंडा भी है और इसके अलावा साउथ अफ्रीका का झंडा। और ये तीनों ममालिक जिन्होंने अभी फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया है, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, इनके झंडे लहराए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ जो इन तीनों ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने क्या-क्या बातें की हैं। फ़ॉरेन मिनिस्टर नॉर्वे के फ़ॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने इसको एक अच्छा इक़दाम कहा है और ये है कि स्पेशल डे फॉर नॉर्वे फ़लस्तीन रिलेशन। नॉर्वे और फ़लस्तीन के जो ताल्लुकात हैं, उसमें ये एक बड़ा ही अहम दिन है, उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा फ़ॉरेन मिनिस्टर स्पेन के जो हैं, उन्होंने कहा है कि इट वाज़ अ डे दैट वी वुड एच्ड इन स्पेन्स हिस्ट्री। ठीक है? जो स्पेन की हिस्ट्री है, उसमें ये सुनहरे अल्फ़ाज़ों में ये लिखा जाएगा और ये ख़ास दिन है स्पेन की हिस्ट्री में। और इसी तरह जो है वो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पेड्रो सैंचेज़, उन्होंने भी ये कहा है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, यानी इसराइल के खिलाफ नहीं है ये। हम इसराइल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को भी ऐसे ही हक हो जिस तरह से इसराइल को ये हक है कि वो अपनी पीस और सिक्योरिटी में रह सकते हैं। और यही एक तरीका है कि जिससे हम मिडल ईस्ट में अमन कायम कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की एक रिपोर्ट जारी की है, एक सर्वे जारी किया है, जिसमें बहुत ही खतरनाक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सामने आई है। 197 मिलियन जो लोग हैं वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी उनको मुयस्सर नहीं है। और इसी तरह से 211 मिलियन लेक बेसिक सैनिटेशन, यानी जो बेसिक सैनिटेशन है, जिस तरह से मिसाल मुँह धोने के लिए या पेशाब वगैरह करने के लिए, लैट्रिन यूज़ करने के लिए पानी नहीं है 211 मिलियन लोगों के पास। इसी तरह 450 मिलियन रिज़ाइड इन हाई पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा जो शदीद गुर्बत है उसमें वो लोग रहते हैं। लोअर वाटर एक्सेस एरियाज़, ठीक है? और यहाँ पर पानी की जो रसाई है पानी तक वो भी बहुत कम है। लेस देन हाल्फ ऑफ स्कूल इन लो इनकम कंट्रीज़ हैव वाटर एक्सेस, ठीक है? लो इनकम कंट्रीज़ यानी जो गरीब ममालिक हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कह लें, उसमें आधे स्कूलों में पानी नहीं है, आधे से भी कम स्कूलों में पानी मौजूद है। और इसी तरह इनएडिक्वेट वाटर इम्पैक्ट फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ लीडिंग टू मेल न्यूट्रिशन एंड डिजीज। बच्चों में कहते हैं कि पानी की अगर कमी है तो वो उसकी फिजिकल यानी जिस्मानी जो ग्रोथ है उसको भी कम करता है और दिमागी ग्रोथ को भी कम करता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन होती है, यानी बच्चे की जो सेहत होती है वो खराब हो जाती है और वो सर सही से उसको न्यूट्रिशन यानी वो ग़िज़ा उसको पूरी नहीं मिल सकती। जब पानी नहीं मिलेगा तो पानी में जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो उसके पास नहीं जाएँगे और इससे बीमारियाँ फैलेंगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिसरप्ट वाटर अवेलेबिलिटी। इसके अलावा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो अभी वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, यानी बरसातें कभी ज़्यादा हो रही हैं, कभी कम हो रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी राइज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से हीट वेव्स आ रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और फूड सिक्योरिटी जो है वो भी खतरे में जा रही है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम बेहतर बनाएँ, कि हमें पता हो कि कहाँ पर पानी कितना है, किस अवेलेबिलिटी कितनी है और वहाँ चाहिए कितना, और उसको सेफ मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसको जो इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है उसको भी हम बेहतर बनाएँ। हमने देखा है कि एग्रीकल्चर जो है वो कुछ जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, वाफ़र मिक़दार में, वहाँ लोग जो है वो फ्लड इरिगेशन करते हैं, एक साइड से खोल देते हैं ज़मीनों में, वो भरता रहता है। इसके अलावा जो अगर ड्रिप इरिगेशन करें, कुछ फसलें ऐसी लगाएँ जिनको पानी कम चाहिए होता है, मिसाल चावल को ज़्यादा चाहिए होता है, चावल की काश्त उन इलाकों में ना की जाए जहाँ पानी कम है, तो इससे हम जो है वो बेहतर पानी का इस्तेमाल इंश्योर कर सकते हैं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया ने बलून्स, बड़े-बड़े बलून्स साउथ कोरिया की तरफ
भेजे हैं और जिसको ऊपर लिखा हुआ है एक्सक्रीमेंट यानी तबाह करने वाली चीज़ें या कचरा, इस तरह के छोटे-छोटे बैग्स उसके बलून्स के साथ अटैच किए हुए हैं और वो उन्होंने भेजे हैं। कोई 260 के करीब इस तरह से बलून हैं, जो कि आके साउथ कोरिया में जहाँ एग्रीकल्चर लैंड हैं, ज़मीनें हैं या जो सिविलियंस इलाके हैं, वहाँ आके वो गिर रहे हैं। तो ये बलून्स ये क्यों फेंक रहा है नॉर्थ कोरिया? इससे पहले साउथ कोरिया वाले क्या करते थे, इसी तरह के बलून नॉर्थ कोरिया में भेजते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल होता है, लीफलेट्स होते हैं, छोटे-छोटे रेडियोज़ होते हैं और खाने की अशिया होती हैं और इसके अलावा यूएसबी डिवाइसें होती हैं जिसमें कोरियन जो पॉप म्यूज़िक है, वीडियोज़ हैं या गेम्स हैं, वो उसमें भरी हुई होती हैं ताकि वो उधर जाएँ और लोग वहाँ से उससे लुत्फ़-अंदोज़ हो सकें। लेकिन नॉर्थ कोरिया कचरा भेज रहा है, सिंपल बात। Israeli incursion could halt Rafah's last functioning hospital. WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऐलान किया है कि इसराइल जो सिविलियन इलाकों में घुसता जा रहा है, रफ़ा में जो आईडीपीज़ हैं, डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उन्होंने टेंट्स लगा के वहाँ पनाह ली हुई है, तो वहाँ भी जाके हमले कर रहा है और इससे जो आखिरी हॉस्पिटल है रफ़ा में या फ़लस्तीन में, वो भी तबाह हो जाएगा और फिर जो है वो इनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ से मेडिकल सप्लाइज़ आ रही थी जिन इलाकों से फ़लस्तीन में, वो भी जो है वो अंडर सीज है, यानी इसराइल का उस पर कब्ज़ा है। वहाँ पर उसने अपनी फ़ौजें डिप्लॉय की हुई हैं, वहाँ से वो मेडिकल सप्लाइज़ भी नहीं जाने दे रहा है। यूनिसेफ ने कहा है, सेज़ अ टिपिकल पर्सन इन साउदर्न गाज़ा सिटी हैज़ एक्सेस टू 1 लीटर ऑफ वाटर पर डे। यानी गाज़ा में कह रहा है या साउदर्न गाज़ा में हर बंदे को सिर्फ़ 1 लीटर पानी मुयस्सर है पूरे दिन में। अब वो उस खाने पकाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, नहाने-धोने के लिए भी है, वज़ू करने के लिए भी वही पानी है। 5 ईयर रोड मैप फॉर ई-कॉमर्स ऑन द कार्ड्स। पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पे कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान ने कहा है कि जिस हमारा 5 साल का हम मैप बना रहे हैं जिसमें ई-कॉमर्स को फ़रोग़ देंगे। अब उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बनाए हैं कि ये ग्रुप इस पे काम करेगा, जिसमें एक ख़ास ग्रुप है जो पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स उस तरह तो वैसे तो बहुत रुझान है फ्रीलांसर्स का और उसके अलावा ई-कॉमर्स अमेज़न पे भी लोग काम करते हैं मुख्तलिफ़ तरीकों से, लेकिन मसला बड़ा क्या है पेमेंट सिस्टम का, पेपाल का यहाँ पाकिस्तान में ना होना ये बहुत बड़ा मसला है ई-कॉमर्स के लिए। ये यहाँ पर लॉन्च हो गया तो अमेज़न के स्टोर्स भी यहाँ पर खुल जाएँगे और लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे पाकिस्तान में ही बैठ के। पीएमएन लीडर ख्वाजा साद रफ़ीक और एमक्यूएम ने नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियाँ की हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये कल वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इसमें ये हुआ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी मुल्क से बाहर गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस पास की हैं। नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन के लिए एक ऑर्डिनेंस, इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 जिसका नाम है। नैब में ये कहा है कि भई जिस तरह से किसी भी अक्यूज़ को रिमांड में लिया जाता है, यानी नैब के हवाले किया जाता है ताकि वो उससे सवाल-जवाब पूछ सकें, तो पहले 14 दिन उसको वहाँ रखा जाता था। अभी 14 से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है, जो कि एक सख्त गलत इक़दाम है। और इसी तरह जो ऑफ़िसर अगर कोई गलत अपनी राय की वजह से या उसकी जो है वो नीयत गलत है और वो ऐसा कोई काम करता है किसी को बेकसूर को आके रिमांड में ले जाता है अपने पर्सनल एंड की वजह से, तो उसको सज़ा जो है वो पहले 5 साल उस रिमांड में रखा जाता था, तो अब उसको 2 साल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये देखें किस तरह से अपने एंड पर तो अच्छी-अच्छी जो है वो अमेंडमेंट्स कर दी हैं, लेकिन पब्लिक के लिए या दूसरे लोगों के लिए ये खतरनाक है। इसी तरह से जो इलेक्शन अमेंडमेंट में बात की उन्होंने कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। इससे पहले सिर्फ़ सर्विंग जजेस हो सकते थे। तो ख्वाजा साहब ने कहा है कि ये जो है वो सख्त जो है वो गलत इक़दाम है और इसको एक्सटेंड करना बिल्कुल जो है वो गलत है और इसको विथड्रॉ करना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है जो कि हमेशा ऐसी जो लेजिस्लेशन होती हैं वो अनसूटेबल होती हैं। उन्होंने इसको ब्लैक लॉ का अंधा कानून या काला कानून कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्तलिफ जो मिलिट्री, सिविल और जुडिशियल डिक्टेटर्स हैं उन्होंने इसको अपने एंड्स के लिए इस्तेमाल किया है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह से हमारे मुल्क में है कि एक पार्टी के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं और
हमेशा यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट में आते हैं वो क्या करते हैं, अपोज़िशन को इसी तरह से जेलों में डालते हैं और उनको जो है नैब के हवाले करते हैं ताकि उनको प्रेशराइज़ किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये शेमफुल पॉलिटिकल मूव है, मोटिव है करंट गवर्नमेंट का, इसको विथड्रॉ करना चाहिए। हालाँकि ख्वाजा साद रफ़ीक का ताल्लुक पीएमएल-एन से है, नून लीग से है और नून लीग ने की ही गवर्नमेंट है अभी, दूसरे इत्तेहादी भी हैं, तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। इस तरह से जो है वो ऑपोज़िशन या पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया जाएगा और ये नैब बनाई भी एक फ़ौजी डिक्टेटर ने थी जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ है। इसके अलावा आप हमारे क्रैश कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं, मोटरवे पुलिस, सिंध पुलिस और इसके अलावा जितने भी दूसरे टेस्ट हो रहे हैं, उनका क्रैश कोर्स हमने बनाया है, चल रहा है, क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर राब्ता करके आपको अगर किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी टेस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट चल रहे हैं, साइकोमेट्रिक होने वाला है, इसके हवाले से अगर आपको कोई भी मसला है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। फिलवक़्त इतना ही, थैंक यू वेरी मच।